हेलो एवरीवन। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं अबाउट द मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो सीरीज चल रही है वो है इनसाइट आईएएस के वैल्यू एडेड मटेरियल्स ऑफ अगस्त 2022, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग के लिए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के लिए भी। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है और जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज साथ में पढ़ते हैं हम मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। तो मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? तो लेमन भाषा में अगर मैं बोलूँ तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या है कि बेकार मनी को अच्छी मनी में कन्वर्ट कर देना। बेकार मनी, जिसे हम डर्टी मनी भी कह देते हैं, उसे क्लीन कर देना। कैसे क्लीन करना? बेकार मनी पहले होती क्या है? बेकार मनी जैसे कि बहुत ही इलीगल तरीके से कमाई गई है, टैक्स को चोरी करके कमाई गई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके कमाई गई है, मतलब किसी भी तरीके से जो कि इलीगल है, उस तरीके से अगर कोई मनी कमाई जा रही है ना, तो वो हो जाएगी हमारी बेकार मनी, डर्टी मनी। उसको क्लीन करना, उसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे कपड़ों की सफाई होती है ना, गंदे कपड़ों की, ऐसे ही बेकार मनी की भी सफाई होती है उसे क्लीन करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम मनी लॉन्ड्रिंग कह देते हैं। तो ये तो मैंने लेमन भाषा में आपको समझा दिया। अगर हम इसको ऑफिशियल इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द अपीयरेंस दैट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ऑब्टेन फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटी सच एज ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। मतलब ऐसा दिखाना कि वो जो मनी है जो कि इलीगल है वो एक बहुत ही लेजिटिमेट सोर्स से ऑब्टेन्ड हुई है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। कुछ फैक्ट्स देख लेंगे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। तो लास्ट 10 सालों में जो ईडी है ना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने रजिस्टर किए हैं लार्ज नंबर ऑफ केसेस, जो कि 5313 कंप्लेंट रही है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस रजिस्टर हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केसेस भारत में जो हुए हैं उन्हें देख लेंगे। सबसे पहले तो वही है कि नीरव मोदी वाला केस, आईसीआईसीआई बैंक वाला वीडियोकॉन लॉन्ड्रिंग केस, यस बैंक का डीएचएफएल मनी लॉन्ड्रिंग केस, किंगफिशर एयरलाइन केस ऑफ विजय माल्या, सत्यम केस ऑफ बायराजू रामलिंगा राजू, सरदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल। तो ये सारे केसेस हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में और हमें याद भी रखनी है ये सारी चीजें, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग इज ए 3 स्टेज प्रोसेस। मतलब किस किस प्रोसेस से गुजरती है जब मनी को लॉन्ड्रिंग होती है? तो पहला जो प्रोसेस होती है प्लेसमेंट की, नेक्स्ट होती है लेयरिंग की, एंड थर्ड होती है इंटीग्रेशन की। प्लेसमेंट, चलो इन्हें डीपली समझते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो पहली जो प्रोसेस थी वो थी प्लेसमेंट, दूसरी थी लेयरिंग, एंड जो थर्ड थी वो थी इंटीग्रेशन। तो प्लेसमेंट अपनी भाषा में समझ लेते हैं अब हम, ठीक है? तो प्लेसमेंट, पहले तो उस मनी को लेकर के आना। कौन सी वाली मनी? जो कि टैक्स क्राइम से कमाई गई, फ्रॉड से कमाई गई, एम्बिजलमेंट से कमाई गई, ड्रग्स से कमाई गई, चोरी करके कमाई गई, ब्राइबरी करप्शन से कमाई गई, उस मनी को प्लेसमेंट करना। जो कि हमारे इकोनॉमी में जो मनी है ऑलरेडी, उसमें उसको ला करके रखना, डिपॉजिट करना, उसकी करेंसी को चेंज करना, उसके डिनोमिनेशन को चेंज करना, ट्रांसपोर्ट करना कैश को डिपॉजिट कर देना। फिर लेयरिंग करना। लेयरिंग का मतलब ये है कि उस मनी को, मतलब जो अच्छी वाली मनी है ऑलरेडी इकोनॉमी में, उसके साथ लेयरिंग कर देना। थर्ड हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट कर देना उस मनी को, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग होकर के इंटीग्रेट हो जाएगी हमारी विशियस साइकिल जो चलती आ रही है इकोनॉमी में, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगी और फिर वो मनी इकोनॉमी में सर्कुलेट होने लगेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये 3 प्रोसेस के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय मनी लॉन्ड्रिंग। जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उससे क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ते हैं हमारे कंट्री को, हमारी कंट्री नहीं, मतलब क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि ये सिर्फ हमारी ही कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। मनी लॉन्ड्रिंग एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जो कि कॉम्प्रोमाइज कर देती है स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स। तो सबसे पहले तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है।
जिससे हमारी जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है वो खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस। इकोनॉमी एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या है इसके? तो यही है कि जो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज और स्पेशली विद द फ्रेजाइल फाइनेंशियल सिस्टम। तो मनी लॉन्ड्रिंग का डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट होता है हमारी कंट्री पर। तो इकोनॉमिक एंड सोशल जो इसका कंसिक्वेंस है वो बहुत ही बेकार है, बिल्कुल ही डिवास्टेट कर देती है इकोनॉमी को। और और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सेल कंपनीज। तो सेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि एक लेजिटिमेट तरीके से काम करती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कंट्रोल करी जाती हैं क्रिमिनल्स के द्वारा। तो मनी लॉन्ड्रिंग यूजली ना सेल कंपनीज का ही सहारा लेता है। तो ये चीज़ें हो गई। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, मॉनेटरी इंस्टेबिलिटी आ जाती है। मतलब this increases the potential for monetary instability due to improper allocation of resources from artificial distortion in asset prices. It also provides a way to avoid taxation and thus deprive the country of income. तो मॉनेटरी स्टेबिलिटी कैसे आ जाएगी? लोग टैक्स को चोरी करके जो पैसे मतलब कमाएंगे, जो कि एक ब्लैक मनी बोली जाती है, तो इससे जो हमारी कंट्री की इनकम है उस पर भी इफेक्ट होगा। अवॉइड होगा टैक्सेशन, तो डिप्राइव होगी कंट्री की इनकम। इस तरीके से मॉनेटरी स्टेबिलिटी कंट्री में क्रिएट हो जाएगी। कैश की स्मगलिंग की जाती है। जो कैश है उसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा कर दिया जाता है, जो कि ऑफशोर बैंक भी होते हैं जिनमें कंट्री से बाहर ले जा करके कैश को जमा कर दिया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ पर की जाती है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो इसका यही होगा, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने ये बोला था कि अगर 2.1 ट्रिलियन डॉलर की मनी को लॉन्डर्ड किया जा रहा है तो वो 3.6% ऑफ ग्लोबल जीडीपी के बराबर होगी। तो ये चीज़ बोली थी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने। नेक्स्ट है रिडक्शन इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। साफ सीधी बात है, टैक्स की चोरी होगी, इलीगल तरीके से मनी कमाई जाएगी, गवर्नमेंट उसे रिपोर्ट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट के पास उसका कोई एक प्रॉपर डेटा नहीं है, तो गवर्नमेंट की रिवेन्यू में भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेप्स टेकन टू प्रिवेंट दी मनी लॉन्ड्रिंग। तो इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए गए? तो हमें याद रखना है कि पीएमएलए अमेंडमेंट एक्ट 2012 लाया गया था। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है भारत में, इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट एजेंसी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ही काम करती है। बेनामी ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट बिल 2015 में लाया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए। ग्लोबल एफर्ट में हमें याद रखनी है कुछ चीज़ें। तो ग्लोबल एफर्ट में हमें याद रखनी है द वियना कन्वेंशन, जो कि क्रिमिनलाइज करता है मनी लॉन्ड्रिंग को, ड्रग ट्रैफिकिंग को। वियना का कन्वेंशन। G20 के बेसल कमेटी स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को हमें याद रखना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या काम करती है? मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर ये काम करती है। ये जो कंट्रीज़ हैं जो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनको ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में डालती है। जैसे कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है उन्होंने। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल प्रोग्राम अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। तो यूएन का भी एक ग्लोबल प्रोग्राम है अगेंस्ट द मनी लॉन्ड्रिंग। वे फॉरवर्ड क्या है? कॉमन पीपल को अवेयर करवाना पड़ेगा हमें इस प्रॉब्लम के बारे में। हमें केवाईसी जो नॉर्म है, नो योर कस्टमर, उसको प्रॉपरली करना होगा। नेक्स्ट है हमें इन्फोर्समेंट एजेंसी को इस्टेब्लिश करना होगा अच्छे से, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उन पर वर्क करना होगा कि कहीं वो कुछ घपला तो नहीं कर रही हैं। और जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है उनको भी हमें अच्छे से देखना होगा। और इंडिया को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ, जो कि एक मतलब ग्लोबल एफर्ट है, जो ग्लोबल एफर्ट होती है ना फाइट ऑफ टू फाइट द मनी लॉन्ड्रिंग। तो हमें एफएटीएफ के नॉर्म्स के साथ एफएटीएफ के साथ काम करना होगा, जिससे कि हम अच्छे से टैकल कर पाएंगे मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस को। तो कंक्लूजन यही है कि वेरियस नेशनल इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ हैं जो कि अपनी आंखें गड़ा कर रखती है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, जिसमें से एक है एफएटीएफ। ठीक है, तो हमें उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, अपने टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट करनी चाहिए, और जो जितने भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं
उनके बारे में समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।